हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा हम लोगों का चैप्टर चल रहा है चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपका ये चैप्टर है। लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको फैक्टर्स पढ़ा चुका हूँ कि आपको कौन सी फॉर्म को सिलेक्ट करना है, उसके रिलेटेड फैक्टर क्या क्या है। मतलब जब किसी आप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करोगे तो उस टाइम कौन कौन सी बातों को या कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या होगा, बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आपको एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है उसका नाम है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। सबसे पहला फैक्टर क्या है? सबसे पहला फैक्टर है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस कि आप क्या बिजनेस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। आप कहते हो जी मैंने बिजनेस करना है, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो पहले ये तो बताओ कि आप बिजनेस करना क्या चाहते हो। तो आपके पास बिजनेस के अंदर नॉर्मली तीन फॉर्म्स होती हैं। एक होता है आपका ट्रेडिंग बिजनेस, एक आपका कौन सा बिजनेस हो जाएगा, ट्रेडिंग बिजनेस। दूसरा आपका है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और तीसरा आपका है सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस। तो आप इन तीनों में से कौन सा बिजनेस करने वाले हो, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करो। सबसे पहले उसको सिलेक्ट करो। सर ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? बेटा ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब ऐसा बिजनेस जिसके अंदर गुड्स को परचेज किया जाता है और फिर उसके बाद उन्हीं गुड्स को आगे सेल कर दिया जाता है। ऐसे आपने देखा होगा जैसे कि रेडीमेड गारमेंट की आप शॉप पे जाते हो। रेडीमेड गारमेंट की शॉप पे क्या होता है कि आप पीछे से दिल्ली से लुधियाना से जाके कपड़े लेके आते हो, रेडीमेड गारमेंट्स लेके आते हो और उनको आगे कस्टमर को स्मॉल यूनिट्स के अंदर क्या कर देते हो, सेल कर देते हो। उसको हम कौन सा बिजनेस बोलते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस बोलेंगे? ट्रेडिंग बिजनेस। क्लियर? इसके बाद दूसरा जो है वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब क्या है कि आप रॉ मटेरियल लेके आते हो और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हो किसी फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को लेके आना और उसको फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देना, कौन सा बिजनेस होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तीसरा है सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आप कोई सर्विसेज सेल करना स्टार्ट कर देते हो। सर्विसेज जैसे कि आपने अपनी एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी बना ली। अब आप क्या कर रहे हो? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। आपने एकेडमी खोल ली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल लिया और वहाँ पे आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को। बैंक खोल लिया, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। होटल खोल लिया, होटल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो आप सबसे पहला काम ये होगा कि आप अपने बिजनेस को सिलेक्ट करें कि आपका बिजनेस आप कौन सा करना चाहते हो। रीज़न ये होता है कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आपने उस टाइम पे उसको अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं किया तो बाद में आपको क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहला काम ही आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे कि बिजनेस कौन सा करना है। तो अब जब आप बिजनेस को डिसाइड करोगे कि ट्रेडिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है या सर्विस करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मार्केट में रिसर्च करोगे। मार्केट में रिसर्च करने के बाद देखोगे कि किस चीज़ की डिमांड है और आप देखोगे कि उस डिमांड को आप टैकल कर सकते हो या नहीं कर सकते। तीन बातें आपको ध्यान रखनी है कुछ जो इसके अंदर ज़रूरी हैं। सबसे पहली जो है वो है डिग्री ऑफ रिस्क, कि जो आप बिजनेस करने वाले हो उसके अंदर डिग्री ऑफ रिस्क कैसा है, हाई है या लो है, ज़्यादा रिस्क है उस बिजनेस के अंदर या कम रिस्क है। नंबर 2 रेट ऑफ अर्निंग,
कि आप जो बिजनेस करने वाले हो, चाहे ट्रेडिंग, चाहे मैन्युफैक्चरिंग, चाहे सर्विस बिजनेस, वहां पे रेट ऑफ अर्निंग क्या होगा, मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न आपको क्या मिलेगा। अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए तो उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिल जाएगा, 10% मिलेगा, 15% मिलेगा, 20% मिलेगा, 5% मिलेगा, आपको वो चेक करना चाहिए। जिस बिजनेस के अंदर अच्छा रिटर्न होगा आपको वो बिजनेस सिलेक्ट करना चाहिए। तीसरा है विद इन रीच। अब आप कोई बिजनेस जब करोगे तो वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो आपकी रीच में, यानी कि आप उस बिजनेस को कर सको, इतनी कैपेबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा बिजनेस आपको सिलेक्ट नहीं करना जिसको करने के लिए आप खुद ही कैपेबल नहीं हो। क्लियर? नेक्स्ट वन इज स्केल ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वन इज स्केल ऑफ बिजनेस। बिजनेस का स्केल कैसा होगा, लार्ज होगा, मीडियम होगा या स्मॉल स्केल होगा। वैसे तो देखो बेटा, बिजनेस ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जो अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सके, जो अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सके, मतलब जिसके अंदर पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम से कम पड़े, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम से कम पड़े। हमारे को इस टाइप का बिजनेस करना चाहिए, हमारे को इस टाइप का बिजनेस करना चाहिए जहाँ पे जो कॉस्ट हो वो इकोनॉमिकल हो। और इकोनॉमिकल कैसे होती है, जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो उसमें आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो इकोनॉमिकल हो जाती है या कम हो जाती है। तो आप जब स्केल डिसाइड करने जाओगे तो पहले आपको ये देखना है कि जो आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो क्या उसका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन अवेलेबल है, पॉसिबल है या नहीं है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आप आइस फैक्ट्री खोलने वाले हो, आप एक आइस फैक्ट्री, बर्फ की फैक्ट्री लगाने वाले हो। बर्फ की फैक्ट्री में आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बर्फ जो है वो बहुत ही ज़्यादा पेरिशेबल नेचर की होती है, मतलब वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, मेल्ट होके पानी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो स्पॉइल जल्दी हो जाएगी। तो उस केस में आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं कर सकते। दूसरी बात, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो भी आप उसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो भी आपको चेक करना है। तीसरी बात, अगर आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस केस के अंदर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपका नया बिजनेस है तो आपका प्रोडक्ट स्टार्टिंग में पहले आप स्मॉल स्केल पे करो, फिर मिडल स्केल पे लेके जाओ और फिर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन को लेके जाओगे। ठीक है, तो आपको स्केल ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बिजनेस। तीसरा जो फैक्टर होता है वो है प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस कि आपका जो बिजनेस होगा वो कौन सी जगह पे आप करने वाले हो। अब जगह में क्या होता है कि पहले आपको मैं बेसिक बातें बताता हूँ। जैसे कि अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, हर बिजनेस के लिए अलग अलग टाइप का आपको प्लेस चाहिए होता है, हर बिजनेस के लिए अलग अलग टाइप की जगह चाहिए होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपको एक रिटेल की शॉप करनी है, अगर आप एक रिटेल बिजनेस करना चाहते हो, रिटेल की शॉप करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे सुटेबल प्लेस जो होगा वो ऐसा प्लेस होगा जो क्राउडेड होगा। क्राउडेड मतलब भीड़ भड़ाके वाला होगा, भीड़ भाड़ वाला एरिया होगा, और जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते होंगे। नॉर्मली ये मिड या सेंटर ऑफ द सिटी होता है। ये क्या होता है? सेंटर ऑफ द सिटी। और वहीं अगर आपको करना है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप ऐसी जगह देखोगे जहाँ पे लेबर जो है वो चीप मिल जाए, आपको सस्ती लेबर मिल जाए, जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इजीली मिल जाए, जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी आपको इजीली मिल जाए, वहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहिए। तो आपको इसी हिसाब से जब आप बिजनेस का प्लेस डिसाइड करने वाले हो, आपको सिर्फ ये नहीं डिसाइड करना कि मेरे को फतेहाबाद के अंदर बिजनेस करना है, आपको फतेहाबाद के अंदर बिगड़ रोड पे बिजनेस करना है, इतना भी जरूरी नहीं है। उसके साथ साथ आपको वहां की लोकेलिटी भी देखनी पड़ेगी कि इस दुकान पे मेरे को जाके बिजनेस करना है। मतलब जब आप लोकेलिटी देख रहे हो या प्लेस ऑफ बिजनेस देख रहे हो, आपको रीजन भी देखना है और साथ साथ लोकेलिटी भी देखनी है और साथ में वो साइट भी देखनी है जहाँ पे आप बिजनेस करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार चेंज नहीं की जा सकती।
तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये फैक्टर को भी बड़े ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये आप क्या करोगे, अब आपने पहला फैक्टर देख लिया बिजनेस कौन सा करना है, स्केल डिसाइड कर लिया, प्लेस डिसाइड कर लिया। अब फॉर्म आपने पढ़ी हैं, अभी पढ़ा के आया था आपको मैं। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, सोल ट्रेड है, पार्टनरशिप है, जॉइंट इंटू फैमिली है, क्या बोलते हैं उसको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कंपनी है। तो आप कौन सी फॉर्म को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सबका डिटेल्ड एनालिसिस करोगे, क्योंकि हर फॉर्म के कुछ फायदे हैं, हर फॉर्म के कुछ नुकसान हैं। तो आपको जो जो फायदे दिखाई दे रहे हैं, आप उस फॉर्म के जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फायदे दिखें, जिस फॉर्म के अंदर भी आपको सबसे ज़्यादा मेरिट्स दिखाई दें, आप उस पर्टिकुलर फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेनिफिट मिले। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते हैं हम, जो आपका बिजनेस होता है उसके अंदर हम जॉब्स क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं। जॉब्स क्रिएट करने के बाद हम जो जॉब्स हैं उनके रिलेशन क्रिएट करते हैं। रिलेशन क्रिएट करने में क्या होता है कि वहाँ ये पता चल जाएगा कि कौन सी जॉब है और उस जॉब के अंदर काम क्या करना है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, किसने ऑर्डर देना है, किसको ऑर्डर देना है, ये सारा कुछ किस में डिसाइड होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर रहे हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है क्रिएशन ऑफ जॉब्स एंड क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट जॉब्स, और यहां पे आप बोल सकते हो पोस्ट, डिफरेंट मतलब यहां पे क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर हम एक जॉब्स या पोस्ट क्रिएट करते हैं कि यहाँ पे ये जॉब्स होंगी, ये पोस्ट होंगी, और जितनी भी पोस्ट है उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं। रिलेशनशिप किसका क्रिएट किया जाएगा, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, इनके बीच में आपको रिलेशन क्रिएट करना है। सुपीरियर कौन होता है, हु गिव्स द ऑर्डर, जो ऑर्डर देगा उसको हम क्या बोल देते हैं, सुपीरियर। और सबऑर्डिनेट कौन होता है, हु फॉलो द ऑर्डर। कौन सा बंदा ऑर्डर को फॉलो करेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, सबऑर्डिनेट। तो ये रिलेशनशिप जो क्रिएट किया जाता है, ये कहाँ पे क्रिएट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्रिएट किया जाता है। काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की भी, जैसे कि आपको मैं बताऊं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल है, और कमेटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये काफ़ी सारी फॉर्म है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आपका कमेटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने वाले हो वो आपको डिसाइड करना है। सर डिसाइड कैसे किया जाएगा, तो बेटा वही सेम काम है, हर स्ट्रक्चर के कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। आप उठाओ सारे स्ट्रक्चर्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मेरिट्स दिखाई दे, जिस भी स्ट्रक्चर में आपको सबसे ज़्यादा मेरिट्स दिखाई दें, आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या किया जाता है,
जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, पहले आपको ये बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर आपको मैंने ये बताया कि उसको सिलेक्ट कैसे किया जाता है। काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन होते हैं, आपको सारे जो फॉर्म्स हैं उनको उठाना है, उनको एनालाइज करना है, एक साइड मेरिट एक साइड डीमेरिट लिखने हैं, जिसके मेरिट ज़्यादा होंगे वो वाला स्ट्रक्चर आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ पर्सोनल का मतलब सर अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज आप बोल सकते हो। अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज में क्या होगा, अभी आपने डिसाइड कर लिया कि कितनी जॉब्स हैं, आपने अभी डिसाइड किया कि कितनी जॉब्स निकली, मान लो 15 पोस्ट हैं, 15 पोस्ट निकल के आई आपके बिजनेस के अंदर, मतलब 15 लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये आपने किस में डिसाइड किया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आपको एम्प्लॉयज का अरेंजमेंट करना होगा तो सबसे पहला आप यही काम करेंगे कि आप रिक्वायरमेंट चेक करेंगे कि कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है और उन एम्प्लॉयज की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका एज क्या होना चाहिए और उनके लिए और भी कोई स्पेसिफिकेशन या कोई डिग्री रिक्वायर्ड है वो क्या क्या होना चाहिए, वो आप डिसाइड कर लो पहले से कि 15 एम्प्लॉय चाहिए, 15 के 15 अकाउंटेंट चाहिए, सबके पास सीए की डिग्री होनी चाहिए, आपने ये डिसाइड कर लिया। अब दूसरी बात ये होती है, अब आपने डिसाइड कर लिया कि ये एम्प्लॉयज आपको सिलेक्ट करने हैं, नंबर 15 हैं और 15 के 15 अकाउंटेंट हैं। अब बात आती है कि सोर्स क्या होगा, कहाँ से इन एम्प्लॉयज को इकट्ठा करना है, इन एम्प्लॉयज को इकट्ठा कहाँ से करना है। तो आपके पास क्या है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है जो गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हुए हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जाओ, प्लेसमेंट एजेंसी में जाओ, आप अपनी रिक्वायरमेंट दे दो, रिक्वायरमेंट आप दोगे तो जो भी उस लेवल के एम्प्लॉयज़ होंगे आपको वो उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, फिर आप उनको इंटरव्यू के लिए बुलाओ और सिलेक्ट कर लो। ठीक है, आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम सुना होगा, घर पूछना किसी से, रोजगार भत्ता मिलता है उनको। तो वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास फिलहाल कोई काम नहीं है, वो लोग वहाँ पे जाके अपना नाम लिखवा देते हैं। और मैं जाता हूँ, मैं जाके वहाँ पे पूछता हूँ भाई मेरे को ये एम्प्लॉयज चाहिए, क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, क्या आपके पास इस हिसाब का कोई स्टूडेंट है जिसने नाम लिखवाया हुआ है। तो वो लोग इस तरीके से एज अ मीडियोकर काम करते हैं। तो अरेंजमेंट कहाँ से होता है एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, प्लेसमेंट एजेंसी से या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अब एम्प्लॉयज अरेंज हो गए, अब इसके बाद आपको करनी है 7th नंबर पे फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, सर ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है बेटा, फाइनेंस जो होता है, फाइनेंस जो होता है, फाइनेंस इज अ ब्लड ऑफ बिजनेस, फाइनेंस इज अ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस जो है वो बिजनेस का क्या होता है, ब्लड होता है। और आपको भी पता है कि अगर हमारी बॉडी में ब्लड कम हो जाए या ब्लड ज़्यादा हो जाए तो आपको पता है दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर ब्लड ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, कम हो जाए तो भी दिक्कत है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि कितना फाइनेंस, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर हम क्या चेकआउट करेंगे कि हमारे जो बिजनेस के अंदर कैपिटल की यानी कि पैसों की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी रिक्वायरमेंट है पैसों की। ये आपको कैसे पता चलेगा, आप जाओ, आप ये देखो कि फिक्स एसेट कितनी चाहिए आपको, जैसे कि लैंड में कितनी एक ज़मीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनें चाहिए, और ये आपने फिक्स फैक्टर को आपने काउंट कर लिया। फिर आप देखोगे कि करंट एसेट्स में आपके क्या क्या रिक्वायर्ड है, जैसे कि स्टॉक मेंटेन करके रखना है, कैश मेंटेन करके रखना है, डेटर्स मेंटेन करके रखना है, तो वो कितने मेंटेन करके रखने हैं वो आपको चेकआउट करना है। फिर उनका टोटल करेंगे, उनका क्या करेंगे, टोटल करेंगे तो आपको आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर सबसे पहला स्टेप ये होता है डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। सबसे पहले आप क्वांटिटी ऑफ कैपिटल डिसाइड करेंगे कि कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको कैपिटल की। ये कैसे निकलेगी, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट
दोनों को फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट कितनी है, करंट एसेट की रिक्वायरमेंट कितनी है, दोनों को टोटल कर दो, पता चल जाएगा कि कितने पैसे चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, डिटरमाइनिंग ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल, कि चलो आपने ये बोल दिया जी 2 करोड़ रुपए चाहिए आपको बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस में 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, 2 करोड़ आएगा कहां से, उसका सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, कहां से आप पैसे अरेंज करोगे। पैसे अरेंज करने के लिए आपके पास शेयर है, आप शेयर बेच सकते हो, आपके पास डिबेंचर्स हैं, आप डिबेंचर बेच सकते हो, या फिर आप बैंक से जाके लोन ले सकते हो, या आप पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हो। तो आपको सोर्सेज को एनालाइज कर लेना है कि कौन कौन से सोर्स ऐसे हैं जहां से आपको पैसा मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टाइमिंग एंड प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि देखो हर टाइप के जो बिजनेस हैं उसके अंदर कितने लंबे टाइम के लिए आपको पैसा चाहिए और कितने प्राइस पे आपको पैसा चाहिए, ये भी आपको डिसाइड करना है। जैसे कि अगर आपको अब बिल्डिंग लेनी है तो बिल्डिंग के लिए जो पैसा आपको चाहिए एक ही बारी में तो आप कमा नहीं लोगे, बिल्डिंग पे जितना पैसा आपने लगाया मान लो उसको कमाने में लगेंगे 10 साल, तो ये पैसा आपको कितने साल के लिए चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए। तो 10 साल के लिए आपको टाइम ये डिसाइड कर लिया, फिर आप कितने परसेंट पे लेना चाहते हो, 5% पे, 6% पे, 10% पे, जो लोन होता है वो परसेंट पे मिलता है, तो आप प्राइसिंग क्या पे करना चाहते हो वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पैसे अरेंज हो गए। अब इसके बाद आपका काम क्या हो जाता है, अरेंजमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, अरेंजमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब पैसा अरेंज हो गया, पैसे आ गए, तो अब आपने क्या करना है, जो भी फिक्स एसेट रिक्वायर्ड है, जैसे कि आपको लैंड चाहिए तो लैंड लो, बिल्डिंग चाहिए तो बिल्डिंग बनवाओ, ठीक है, प्लांट चाहिए तो प्लांट लेके आओ, ये सारी रिक्वायरमेंट फिक्स एसेट जो हैं उनको अरेंज करना होता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी फिक्स एसेट चाहिए उन सबको आपको परचेज करना है, या रेंट पे लेना है, या लीज पे लेना है, जैसे भी करना है वो सारा अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिक्स एसेट अरेंज करने के बाद आप क्या करोगे, प्लांट लेआउट, प्लांट लेआउट का मतलब क्या है सर, बेटा प्लांट लेआउट का मतलब सिंपल सा ये है कि आपने फिक्स एसेट तो ले ली, अब उनको आपने सेटअप या इंस्टॉल किस टाइप से करना है वो यहाँ पे डिसाइड करना है। मशीनें आप ले आए, बिल्डिंग आपने ले ली, अब प्लांट लेआउट के अंदर आप क्या करोगे, प्लांट लेआउट के अंदर आप ये डिसीजन लोगे कि जो मशीनें होंगी वो कहाँ पे इंस्टॉल करवानी है, और आपको मशीनें इस हिसाब से इंस्टॉल करानी है कि कम से कम वो जगह लें और कम से कम टाइम की वेस्टेज हो। क्योंकि मान लो आप सपोज कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसकी एक मशीन तो यहाँ पे पड़ी है, एक मशीन यहाँ पे पड़ी है, यहाँ से आपने काम किया, उसके बाद अगला जो काम होता है वो दूसरी मशीन पे होता है, दूसरी मशीन फैक्ट्री के दूसरे कोने में पड़ी हुई है, अब इतना टाइम गैप लगेगा वहां से यहाँ तक आने में, फिर यहाँ पे होगा, तीसरी मशीन आपने रखी है यहाँ पे, फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये आपका स्टॉक हाउस है, वेयर हाउस है जहाँ पे सामान इकट्ठा होता है, तो फिर वो यहाँ से यहाँ आएगा। तो ये जो इंस्टॉलेशन है इस हिसाब से करनी है आपको कि कम से कम टाइम खराब हो। तो इसका मतलब आपको मशीनें ऐसे लगानी है, जैसे फर्स्ट यहाँ लगा दी, सेकंड उससे थोड़ी सी आगे, थर्ड उससे थोड़ी सी आगे, फोर्थ उससे थोड़ी सी आगे। तो इंस्टॉलेशन इस हिसाब से होना चाहिए कि एक तो जगह भी कम यूज हो, दूसरी बात प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो अच्छी बनी रहे, टाइम वेस्टेज कम हो। ठीक है, तो प्लांट लेआउट के अंदर आपको यह काम करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज लॉन्चिंग ऑफ बिजनेस, अब जब ये सारा काम स्टार्ट हो जाता है तो आप अपने बिजनेस को लॉन्च कर देते हो, आप वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे। प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपके पास क्या होगा, डिमांड आनी स्टार्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट की डिमांड आनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप अपने स्केल को भी धीरे धीरे क्या करते जाओगे, इंक्रीज कर लोगे। इस तरीके से ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके बाद आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है,
आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार आप इन पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को बताएंगे, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।